तो चलिएगा साथियों, फिर से शुरुआत करेंगे हम लोग उत्तराखंड के सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड का आपको पता है 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के रहते हैं। तो उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन हम पे है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम किस वर्ष आकाशवाणी कर दिया गया। तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना कब होती है आप पढ़ चुके हैं। यहां पर 1936 में क्या होती है, AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है। इसी का नाम जो है आकाशवाणी कर दिया जाता है। ये किसके सुझाव पर कर दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी के नाम सुझाव पर ये ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया जाता है। और आपसे ईयर पूछता है तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1957 में क्या कर दिया जाता है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया क्या कर दिया जाता है, आकाशवाणी कर दिया जाता है। इसी प्रकार से AIR की स्थापना ऑल इंडिया रेडियो की 1936 में ये होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी किस कीर्ति के लिए प्राप्त हुआ। तो मंगलेश डबराल को, ठीक है, तो मंगलेश डबराल को क्या हुआ, साहित्य अकादमी मिला है। और किस लिए मिला है आपको बताना है। ऑप्शन ए लेखक की रोटी है तो मंगलेश डबराल की है, पहाड़ पर लालटेन भी मंगलेश डबराल की है। लेकिन हम जो देखते हैं, यानी हम जो देखते हैं के लिए 2000 में क्या मिला है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, हम जो देखते हैं के लिए क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और कब मिला है आपको बताना है, 2000 में। अब यहां पर थोड़ा सा मंगलेश डबराल की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यह है। 1948 में क्या होता है, टिहरी के काफलपानी गांव में क्या होता है, टिहरी के काफलपानी गांव में क्या होता है, काफलपानी गांव में मंगलेश डबराल जी का जन्म होता है। और इन्हीं की मृत्यु होती है 9 दिसंबर 2020 में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 1-2 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है, तो पूछ सकता है, क्योंकि मृत्यु हुई है तो थोड़ा सा करंट अफेयर से अपडेटेड ये क्वेश्चन हो जाएगा, स्टैटिक भी बन जाएगा। इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2020 को होती है। और मंगलेश डबराल जी का संबंध पूछेगा तो टिहरी जनपद से ये हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, लेखक की रोटी। ठीक है, लेखक की रोटी इनका क्या है, ये चीज आपने नोट कर लिया। लेखक की रोटी इनका क्या है आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो इनका गद्य संग्रह हो जाएगा। ठीक है, लेखक की रोटी क्या है, इनका गद्य संग्रह। और कवि का अकेलापन, ठीक है, कवि का अकेलापन, कवि का अकेलापन भी इनका गद्य संग्रह हो जाएगा। ठीक है, गद्य संग्रह, गद्य संग्रह क्या हो जाएगा, कवि का अकेलापन और लेखक की रोटी दोनों ही क्या है, इनका गद्य संग्रह है। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, पहाड़ पर लालटेन। तो पहाड़ पर लालटेन इनकी कौन सी है, तो इनकी कविता हो जाएगी। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, कविता या फिर घर का रास्ता। ठीक है, घर का रास्ता, घर का रास्ता, ये भी क्या है, इनकी कविता है। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता इनकी कविता है। ठीक है, और यहां पर नए युग के शत्रु इनकी क्या है, क्षणिकाएं। ठीक है, क्षणिकाएं भी पूछी जाती हैं, क्षणिकाएं, क्षणिकाएं, क्षणिकाएं क्या है इनकी, नए युग के शत्रु या फिर इन्हीं का एक बार अयोगवाह। ठीक है, एक बार अयोगवाह, एक बार अयोगवाह, ये क्या है, इनकी क्षणिकाएं। ठीक है, मंगलेश डबराल जी की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हम पे, किस वैज्ञानिक द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशमती से संबंधित शोध कार्य शुरू किया गया। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशमती के संबंध में शोध कार्य किया गया आपको बताना है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, DD पंत जी। ठीक है, DD पंत हो जाएंगे। और ये पूछा जाता है, देखिए DD पंत के बारे में ना सचिवालय सुरक्षा कर्मी के एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको परसों भी कराया था। भौतिक वैज्ञानिक, ठीक है, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। ठीक है, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर हो जाएंगे। और कहां पर थे, सभी को पता है, नैनीताल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। साथ ही साथ 1979 में जब UKD का गठन होता है तो उसके प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको नोट करना है, ये क्या थे, 1979 में UKD का जब गठन हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष थे। और कुमाऊं विश्वविद्यालय के, ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। वहां पर ये भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। और इन्होंने क्या किया था, विज्ञान के द्वारा क्षेत्र में प्रकाशमती से संबंधित शोध कार्य शुरू किया था। यहीं पर आपको दिख रहा होगा नीलंबर पंत, इनका संबंध पूछा जाता है, अल्मोड़ा जिले से हो जाएगा। और पहले हमारे क्या थे, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, जो कि जिन्हें उत्तराखंड के पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री मिला था। ठीक है, उत्तराखंड के पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ठीक है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक आपको लिखना है नोट कर। और इन्हें पद्मश्री पूछूं तो 1984 में क्या मिला था, नीलंबर पंत जी को पद्मश्री मिला था। ठीक है, नीलंबर पंत का संबंध अल्मोड़ा जिला। और इन क्या थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक ये थे। और इन्हें पद्मश्री कब मिला था पूछा जाता है। ठीक है, पद्मश्री, पद्मश्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलंबर पंत से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, किस जिले से संबंधित है, तो इस चीज को नोट करके लिखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहां पर है। तो माइक्रोसॉफ्ट अकादमी आप पढ़ चुके होंगे परीक्षा वाणी में, तो ये देहरादून में स्थित हो जाएगी। ठीक है, आपने सुना भी होगा IT पार्क।
ठीक है, आईटी पार्क देहरादून में है ना, यहाँ पर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट अकादमी है। नरेंद्र नगर में आपने देखा होगा एचपी की अकादमी है। ठीक है, नरेंद्र नगर में कौन सी है, तो एचपी की अकादमी कहां पर है पूछेगा, तो नरेंद्र नगर में हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, किस वर्ष कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत लाया गया। तो कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, आपको बताना है कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत कब लाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1926। ठीक है, 1926 में क्या था, कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत लाया गया था। लेकिन वर्तमान में जो हमारा हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो कि स्थित है कहां पर, नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल में है। और वर्तमान में क्या बात चल रही है, इसका मुख्यालय जो है, सॉरी, हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जिला नहीं बदलेगा, थोड़ा सा आपका इलाका बदल जाएगा, नैनीताल की जगह अब हल्द्वानी में हो जाएगा। अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, 9 नवंबर 2000 को पूछा, ये तो आपको पता है किस क्रम का था, पता है, 20वां उच्च न्यायालय था। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे आपसे पूछा गया था उत्तराखंड किस क्रम का जिला हो जाएगा, तो 27वां था। बहुत लोग आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आए थे। तो आपका हाई कोर्ट का क्रम पूछा जाएगा, किस नंबर का ये हाई कोर्ट था उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, तो 20वें क्रम का ये था। साथ ही साथ आपको पता होगा वर्तमान जो हमारे ये यहाँ पर जज है विपिन सांघी जी। ठीक है, वर्तमान जो हमारे चीफ जस्टिस है विपिन सांघी जी, विपिन सांघी जी कौन है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हो जाएंगे। ठीक है, और यहीं पर आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में क्या है, 8+1। ठीक है, 8+1 जज यहां पर है। ठीक है, टोटल 9 है। इसके बाद 2 हमारे अतिरिक्त हैं। ठीक है, 2 हमारे अतिरिक्त हैं, यानी टोटल कितने हैं, 11 जजों की संख्या है। 9 तो हमारे मूल हैं, 2 अतिरिक्त हैं, और टोटल जज कितने हो जाएंगे उत्तराखंड में, 11 हो जाएंगे। 8 तो न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, टोटल 9 है, और साथ ही साथ 2 अतिरिक्त न्यायाधीश है, टोटल यानी 11 जज यहां पर हो जाएंगे। ये चीज पूछी जाती है कितने जज है, तो ये बताना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण, ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको बताना है उत्तराखंड कल्याण तथा वक्फ, ये किसके लिए होता है, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, मुस्लिम के लिए स्थापना होती है ना, वक्फ बोर्ड आपने सुना भी होगा अक्सर, थोड़ा सा न्यूज वगैरह में चलता रहता है, वक्फ बोर्ड या फिर अल्पसंख्यक कल्याण। ठीक है, तो इसकी स्थापना उत्तराखंड में कब हुई थी आपको बताना है। अगर यहाँ पर स्थापना की हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 जनवरी 2005 को क्या होती है, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और इसकी स्थापना होती है। ठीक है, यहीं पर उत्तराखंड अल्प कल्याण बोर्ड की, ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, यूके अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना कब होती है, यूके अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की स्थापना पूछेगा तो 2003 में क्या होती है, 27 मई 2003 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। जैसे डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, उत्तराखंड में ना एक पैटर्न में देखता हूं कि बच्चे डेट के पीछे भागते हैं, बहुत ज्यादा डेट रखते हैं। अगर आपको डेट याद भी नहीं है ना, देखिए क्या होगा, डेट वाले क्वेश्चन में कितने पूछेगा, 2 या 3 छोड़ दीजिए, क्या है। अगर आपको डेट की बजाय ईयर याद होगा ना, तो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 ऑप्शन आपके ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर वो पूछ रहा है कि उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई, अब आपको पता है 1960 है, एक तो वो 1860 दे देगा, ठीक है, एक आपको दे देगा 2000, तो आप यहां पर 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 1800 में उत्तराखंड के जो गठन है, यहां पर 2 ही जिलों का गठन था, ठीक है, 1860 तक। इसी के साथ साथ आपको यहां पर पता हो जाएगा कि 2000 में तो उत्तराखंड बना था, उससे पहले क्या हो गया था, ठीक है, उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जिले हैं इनका गठन, तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन डेट जो होती है ना, बहुत कम आपको याद होती है, क्योंकि आप डेट के पीछे भागते हैं तो आप चीजों को भूल जाते हैं, तो डेट मत रटिए, लेकिन 2003 का याद रखिए कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 2003 में हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में कितने चाय के बागान थे, तो स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, अगर आपको पता होगा यहाँ पर लक्ष्मेश्वर में चाय के बागान 1835 से शुरू हुए थे, ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो ब्रिटिश कालियों ने क्या था, यूरोपियों ने चाय के बागान लगाए थे, ब्रिटिशों ने लगाए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमसे पूछ रहा है कि कितने चाय के बागान थे, तो यहाँ पर कितने थे, 3 चाय के बागान थे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। महाभारत काल में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभारत काल में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो गढ़वाल को उत्तर कुरु नाम से जाना जाता था महाभारत काल में, ठीक है। और उत्तर कुरु आपने सुना होगा, परसों क्वेश्चन आया था ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में भी उत्तराखंड को क्या कहा गया है, उत्तर कुरु कहा गया है, ठीक है। मानस खंड में क्या कहा गया है, ठीक है, नहीं सॉरी, स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है, ठीक है, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में, ठीक है, स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया है गढ़वाल क्षेत्र को, और स्कंद पुराण में ही मानस खंड कहा गया है कुमाऊं क्षेत्र को। हिमवंत किस में कहा गया उत्तराखंड को, तो बौद्ध साहित्य में, ठीक है, बौद्ध साहित्य में,
समस्त उत्तराखंड को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? तो हिमवंत कहा गया है। इस चीज को आपको नोट करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है हम पे हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो हस्तलिखित ग्रंथ, ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए गुरुपादिका किस टाइप का ग्रंथ है, तो हस्तलिखित ग्रंथ है। तो हाथ से लिखी ग्रंथ कौन सी हो जाएगी? गुरुपादिका। और इसको आपको बताना है किस स्थान से ये प्राप्त हुई थी। तो आपने देखा होगा कि जोशीमठ के पांडुकेश्वर, ठीक है, पांडुकेश्वर, ठीक है, पांडुकेश्वर, जोशीमठ के पांडुकेश्वर से प्राप्त हुई थी हमें हस्तलिखित गुरुपादिका प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा कालो का डांडा। ये किसका प्राचीन नाम था? तो लेस्डाउन का, ठीक है, लेस्डाउन का ये प्राचीन नाम था। और 1890 में क्या होता है? लॉर्ड लेस्डाउन यहां पर आते हैं, जिनके बाद इसका नाम क्या कर दिया जाता है? लेस्डाउन कर दिया जाता है। यहां पर क्या है? गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है। और आपको पता होगा करंट अफेयर की दृष्टि अगर आप नहीं देख रहे हैं तो यूएनए वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तो सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, आज शाम से कोशिश की जा रही है यूएनए वाली क्लास, जहां पर आपको न्यूज़पेपर की कटिंग, तो डेली न्यूज़पेपर की कटिंग आती है ना, आपको पता है आयोग क्या करता है कि न्यूज़पेपर की कटिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो न्यूज़पेपर की कटिंग से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, एक क्वेश्चन के साथ हम 10 स्टैटिक क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो कल हमने लाइव यूट्यूब पर कराई थी। थोड़ा सा वो लेंथी क्लास थी और पहला लाइव था, तो उसमें दिक्कत आई थी क्योंकि उसमें 1 महीने का करंट अफेयर था, 1 डेढ़ महीने का, तो उसमें ज्यादा समय लग गया, ठीक है। लेकिन आज से आप लोगों के लिए क्या है कि डेली कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं क्वेश्चन, लेंथी सेशन नहीं रखेंगे, आधे घंटे का सेशन रखेंगे, उसमें आपके समस्त स्टैटिक क्वेश्चनों को भी दूर कर दिया जाएगा। तो जरूर देखिए, ऑनलाइन के बैच के मैं बच्चों से कह रहा हूं, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छे खासे स्कोर कर रहे हैं, मैं यहां पर देख रहा था काफी बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर रह रहा है, ठीक है, 60-70 प्लस वाले। इतने अच्छे प्रैक्टिस सेटों में अगर आप 60-70 ला रहे हैं, अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, अपनी बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, निश्चित तौर पर आपका वीडियो में चयन जरूर हो जाएगा। बस बेसिक्स गलत नहीं करने हैं। देखिए, बहुत बड़ा एग्जाम है और आपको पता है इसी मई महीने में कल आपका नोटिफिकेशन आया है, सभी लोग की रिजल्ट ला देंगे और सबकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग में जाने के बाद ना, जिन लोगों का नहीं हुआ है, ये मत हताश मत होइए कि इनका हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है। आपके पास बेस्ट मौका है, मैं आपको ये बता देता हूं, इस मई के महीने में सब लोग यहां से भीड़ खत्म हो जाएगी। आपको यही मौके का फायदा उठाना है। मई जून, ठीक है, 1 महीना है मात्र। जून जुलाई में जिसने हल्का सा अपने आप को थोड़ा सा रगड़ लिया, ठीक है, तो सूरज को भी, जो आपको पता होगा, सूरज को भी चमकने के लिए तपना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको भी चमकने के लिए थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका वीपीडीओ में सिलेक्शन हो जाएगा। तो लेट्स डाउन, ठीक है, यूएनए वाली क्लास बता रहा था आज शाम 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे सभी लोग लाइव आ जाइएगा। यूएनए वाली क्लास आपको करानी है, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास रहने वाली है, ठीक है। कोशिश करी जाएगी आज शाम से ही हो जाए। अगर आज शाम हो जाएगी तो टेलीग्राम में, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह सूचित कर दिया जाएगा, या फिर ये कल से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन होगी जरूर, ठीक है, यूएनए वाली क्लास। यहां पर हम बात कर रहे हैं कसार देवी। तो कसार देवी कहां पर है हमारा? कसार देवी अल्मोड़ा में हो जाएगा, ठीक है, अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में। यहीं पर स्वामी विवेकानंद को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति, मतलब ज्ञान की प्राप्ति का स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर शोध किया था, ठीक है, कसार देवी में। और गोपेश्वर, आपको पता है गोपेश्वर क्या है? चमोली जिले का मुख्यालय, ठीक है, चमोली का मुख्यालय। 1970 में क्या हुआ? गौना झील में टूटने से बाढ़ आई थी, ठीक है, यहाँ पर गोपेश्वर को चमोली का मुख्यालय बनाया गया था। गोपेश्वर को चमोली का मुख्यालय कब बनाएगा पूछेगा, तो 1970 में गोपेश्वर को क्या था? चमोली जिले का मुख्यालय बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कौन सी जनजाति वृत्तीय, महोता, बड़वायक, डहैत आदि गोत्र में विभाजित है? तो आपने सुना होगा, आपने सुना होगा बड़वायक, ठीक है, ये किसका उच्च गोत्र माना जाता है? अगर मैं बात करूं बड़वायक, आपने पढ़ा होगा कि बड़वायक किसका उच्च गोत्र माना जाता है? तो थारू जनजाति का ये उच्चतम गोत्र माना जाता है। तो कौन सी जनजाति वृत्तीय, महोत्व, बड़वायक, डहैत आदि गोत्रों में बटी हुई है? तो यह है थारू जनजाति। और इसका सबसे बड़ा जो गोत्र हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा गोत्र किसे मानते हैं? बड़वायक को सबसे बड़ा गोत्र मानते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, यदुवंशी, ठीक है, यदुवंशी पवार, ठीक है, यदुवंशी पवार, ठीक है, ये किसके गोत्र होते हैं? या फिर इन्हीं के कौन से? तुनवर, ठीक है, तुनवर या राजवंशी, ठीक है, राजवंशी, ये सभी किसी के गोत्र होते हैं? ये होते हैं बोक्सा जनजाति के गोत्र होते हैं, ठीक है। इन चीजों को आपको लिखना है, यदुवंशी, परतजा, पवार, तुनवर, ठीक है, परतजा, ये सभी किसके गोत्र होते हैं? तो ये बोक्सा जनजाति के गोत्र होते हैं। और उत्तराखंड की सबसे कम आबादी वाली जाति कौन सी है? राजी जाति है, जिसके कम से कम 250 लोग बचे हुए, विलुप्त होने के कगार पर यह है। जौनसारियों को आपको बताया है, खतखुमरी संस्था किसमें होती है? जौनसारियों में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 क्वेश्चन हम पे, बोक्सा जनजाति के आदिम
जनजाति का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति। ठीक है, आदिम जनजाति का दर्जा कब दिया गया। आपको पता होगा उत्तराखंड में कितनी जनजातियां हैं, अगर मैं बात करूं कुल हम पे 5 जनजातियां हैं। कौन कौन सी है, तो सबसे पहले थारू जनजाति आती है जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। फिर आती है जौनसारी, ठीक है, जौनसारी जो उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। फिर आती है हम पे बोक्सा, ठीक है, बोक्सा, और फिर आती है हम पे भोटिया, ठीक है, भोटिया, और फिर हम पे आती है राजी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की जातियां उत्तराखंड में हो जाएंगी। इन सभी जातियों को क्या है 1967 में भारत सरकार के द्वारा जनजाति घोषित की गई थी। और जनजाति क्षेत्र किसी को घोषित करने का अधिकार किसको होता है पूछेगा तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है, किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। हाल ही में आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर के कुछ एक गांव है, ठीक है, तो उनको राष्ट्रपति ने क्या करा था कि शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया था। ठीक है, कुछ गांवों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया था और कुछ गांवों को ओबीसी का। तो वहां पर कुछ कंट्रोवर्सी चली भी थी कि हम लोग को जो है ट्राइब का दर्जा दिया जाए ओबीसीओ के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को आपको नोट करना है। और 5 जनजातियों को जो जनजाति का दर्जा है 1967 में दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। 1967 में इनको जनजाति का दर्जा दिया गया भारत सरकार के द्वारा। अब यहां पर बताना है बोक्सा जनजाति को कब आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 1981 में बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था पटवा, सर मेरे ख्याल से वीडियो में आया था। ठीक है, तो टिहरी का गंगाण क्षेत्र, ठीक है, टिहरी का गंगाण क्षेत्र, ठीक है, गंगाण क्षेत्र, ठीक है, गंगाण क्षेत्र या पौड़ी का राठ क्षेत्र, ठीक है, पौड़ी का राठ क्षेत्र, ठीक है, पौड़ी का राठ क्षेत्र। इसी के साथ साथ हरिद्वार का एक क्षेत्र था, इसका नाम क्या था, हरिद्वार के पौड़ी का राठ क्षेत्र का चमोली का पैनखंडा, ठीक है, चमोली का था, चमोली का पैनखंडा, चमोली का पैनखंडा क्षेत्र था। इनको ओबीसी का दर्जा कब दिया गया, तो 2016 में क्या था, इनको ओबीसी का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा था पौड़ी के राठ क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा कब दिया गया, तो 2016 में दिया गया था। चमोली के पैनखंडा गांव था और टिहरी के गंगाण गांव को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और गोरखा जनजाति को, ठीक है, उत्तराखंड में जो गोरखा जनजाति है ना, गोरखा, इस गोरखा जनजाति को, ठीक है, गोरखा जनजाति को ओबीसी का दर्जा कब दिया गया उत्तराखंड में पूछता है, तो 2003 में। ठीक है, जो नेपाली हमारे उत्तराखंड में रहते हैं गोरखा भाई बहन, उन लोगों को ओबीसी का दर्जा कब दिया गया था, तो 2003 में उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखेंगे, किलिमंजारो पर्वत का सफल आरोहण करने वाली पर्वतारोही देवयानी सेमवाल का संबंध किस जनपद से है, ठीक है, किस जिले से है। तो देवयानी सेमवाल ने क्या करा था, किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो का सफल आरोहण किया था। तो इनका संबंध आपको बताना है किस जिले से इनका संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इनमें से बिल्कुल सही जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका संबंध किस जनपद से है, तो उत्तरकाशी जनपद से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, उत्तरकाशी। और यहीं पर आपको पता है उत्तरकाशी जनपद से एक हमारी जो पर्वतारोही है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम एज में, जिन्होंने बहुत कम दिनों में पर्वत को चढ़ा था, मैंने आपको कल यूएनए वाले सेशन में भी कराया था। ठीक है, तो सविता कंसवाल जी, ठीक है, जिनके हाल ही में मृत्यु होगी, सविता कंसवाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सविता कंसवाल। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उसको 15 दिन रिकॉर्ड बनाया था, 15 दिन में चढ़ने की, शायद 28 मई या कब चढ़ी थी वो, 2020 या 22 में। उस चीज को मैं थोड़ा सा आपको अगली क्लास में लिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको नोट करना है कि इनकी मृत्यु जो हुई थी 5 अक्टूबर 2023 को, इनकी 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर, उत्तरकाशी में। एवलांच जो टूटा था हमारे किस में, द्रौपदी का डांडा 2, ठीक है, द्रौपदी का डांडा, द्रौपदी का डांडा 2 में क्या हुआ था, एवलांच टूटने से सविता कंसवाल जो कि उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है, इन्हीं की क्या हो गई थी, वहां पर मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन को समझना है और इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। उत्तराखंड में स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई, तो आपको पता है उत्तराखंड में स्टेट सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, आपको बताना है। और इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, 8 जून 2006 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। उत्तराखंड किसान रत्न पुरस्कार शुरुआत कब हुई, तो उत्तराखंड में जो किसान रत्न है, आपको पता है उत्तराखंड में जो किसान रत्न सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आने की संभावना है। तो 2010 में क्या हुआ था, किसान रत्न सम्मान पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये कैसे पूछे जाते हैं आपको बताता हूं, अभी याद दिलाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान, उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है, ये कब से शुरुआत हुई थी, 2021 से। क्वेश्चन आया था ना पटवारी में, 90% लोग गलत करके आए थे क्योंकि भूल जाते हैं वहां पर। ये चीजें नोट करनी है। उत्तराखंड गौरव सम्मान कब से दिया जा रहा है, 2021 से दिया जा रहा है। हर साल 5 लोगों को दिया जाता है 26 जनवरी पर। इसी के साथ साथ शैलेश मटियानी, कल लिखाया था आपको, शैलेश मटियानी पुरस्कार, ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षा क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से ये दिया जा रहा है, 2009 से ये दिया जा रहा है, शैलेश मटियानी शिक्षा पुरस्कार। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसी के साथ साथ तिलाड़ी सम्मान आपको पता होगा,
तिलाड़ी, ठीक है, तिलाड़ी सम्मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तिलाड़ी कांड पूछेगा कब हुआ था, तिलाड़ी सम्मान, ठीक है, तिलाड़ी सम्मान ये कब से शुरुआत हुई थी, 2006 से, ठीक है, 2006 से। और यहीं पर तीलू रौतेली पुरस्कार, ठीक है, तीलू रौतेली। और तीलू रौतेली किस लिए दिया जाता है आपको पता है, आपके पटवारी में भी पेपर आया था, ठीक है, सामाजिक उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2006 से। तीलू रौतेली पेंशन योजना अलग है, उसकी शुरुआत तो 2014 से हुई थी, ठीक है, तीलू रौतेली पेंशन की, लेकिन यहाँ पर तीलू रौतेली सम्मान पूछ रहा है तो 2006 से ये दिया जाता है, महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। तिलाड़ी सम्मान 2006 हो जाएगा, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2011, शैलेश मटियानी आपका हो जाएगा 2009 से, ठीक है, 2009 से शैलेश मटियानी शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है, ये चीज आपको नोट करनी है। और यहीं पर आपको पता है तिलाड़ी कांड कब हुआ था, मैंने आपसे पूछा था, तो 30 मई 1930 को क्या हुआ था, तिलाड़ी कांड हुआ था, जिसमें जिन्हें चक्रधर ज्वाल है, जिन्हें उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है, उन्होंने गोलियां चलाई थी और जो तिलाड़ी में जो हमारे किसान भाई बहन लोग हैं उनको वन आंदोलन के तहत उन पर गोलियां चला दी गई थी, ठीक है, वो कानून का विरोध कर रहे थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित टिहरी भूमि बंदोबस्त से कौन सम्मिलित नहीं है, तो टिहरी भूमि बंदोबस्त आपको पता है, टिहरी में कुल भूमि बंदोबस्त पूछूं तो 5 हुए थे, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, क्रम आपको बताया है, सब पी के नहीं मरे थे, ठीक है, तो 5 भूमि बंदोबस्त कुल टिहरी में हुए थे। ट्रिक क्या थी, सब पी के नहीं मरे, ठीक है, नहीं मरे। तो सबसे पहले सुदर्शन शाह के कार्यकाल में भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह के काल में कोई भी भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ। ये क्रम है, सुदर्शन शाह 55वें नंबर के राजा थे, आपको क्रम बताया गया है, सब सौ भौ पी के नहीं मरे, ठीक है, सब पी के नहीं मरे, ये ट्रिक आपको याद करनी है, तो इससे थोड़ा सा आपको क्रम याद हो जाएगा, ठीक है। हम किसी की भावनाओं का आहत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को आसान बना रहे हैं ट्रिक के थ्रू, ठीक है, तो भावनाओं का आहत नहीं कर रहे हैं किसी की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केस भी हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुदर्शन शाह, तो 1823 में सुदर्शन शाह करवाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। भवानी शाह करवाते हैं 1861 में, ठीक है, और इसी बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, आपने सुना होगा 1861 में भूमि बंदोबस्त कौन करवाते हैं, भवानी शाह करवाते हैं, और इसी बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है, 12 आना बीसी, ठीक है, 12 आना बीसी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, 12 आना बीसी किसके समय हुआ, भवानी शाह के समय हुआ 1861 में, और किस क्षेत्र के लिए, तो टिहरी का अठूर क्षेत्र है, ठीक है, अठूर क्षेत्र के लिए हुआ था, इस चीज को नोट करना है, साफ साफ दिया हुआ है किस क्षेत्र के लिए हुआ था, 12 आना बीसी, तो अठूर क्षेत्र के लिए हुआ था। और प्रताप शाह गलत हो जाएंगे, प्रताप शाह ने भूमि बंदोबस्त 1874 की जगह 1873 में करवाया था, ठीक है, तो प्रताप शाह गलत हो जाएंगे। और इसी को प्रताप शाह का जो भूमि बंदोबस्त है, इसको क्या कहा गया था, इसको कहा गया था कि जूलिया पैमाइश, ठीक है, जूलिया पैमाइश, ठीक है, उस समय जूलिया जो सर्वा मात्रा की इकाई होती, पैमाइश, ठीक है, पैमाइश, ठीक है, जूलिया पैमाइश इसको कहा जाता था, क्योंकि ये जूलिया उस समय क्या थी, जो मापन इकाई क्या थी, जूलिया थी, और प्रताप शाह के समय 1873 में जूलिया पैमाइश हुआ, जिसे, और कीर्ति शाह के में 1903 में क्या हुआ, चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ, और इसके बाद 1924 में क्या होता है, 5वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह के कार्यकाल में होता है, ठीक है, नरेंद्र शाह के कार्यकाल में, ठीक है, नरेंद्र शाह के कार्यकाल में, ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 बंदोबस्त हुए कुल, सब में आपको क्रम लिखा दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहां पर है, तो राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहां पर है आपको बताना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये स्थित हो जाएगा आपका नैनीताल में, ठीक है, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान संस्थान पूछेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नैनीताल में, निगलांट के पास, ठीक है, निगलांट के पास ये हो जाएगा, ठीक है। नैनीताल में क्या है, राष्ट्रीय जैविक पादप अनुसंधान संस्थान आपका नैनीताल में हो जाएगा। नैनीताल में ही आपको पता होगा पशु चिकित्सा, ठीक है, पशु चिकित्सा को ये किसने खोला था नैनीताल में, और कब खोला गया था, बार बार क्वेश्चन आता है। पशु चिकित्सा संस्थान 1893 में ये खोला गया था अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा, ठीक है, आपको पता होगा अल्फ्रेड लिंगार्ड ने क्या करा था, ठीक है, इस चीज को लिखेगा अल्फ्रेड लिंगार्ड, ठीक है, अल्फ्रेड लिंगार्ड ने 1893 में पशु चिकित्सा खोला था। यहीं पर आपको पता होगा कि नैनीताल के अंतर्गत 1943 में इंपीरियल पोटैटो शोध संस्थान, ठीक है, 1943 में इंपीरियल पोटैटो शोध संस्थान या आलू शोध संस्थान, ठीक है, इंपीरियल, ठीक है, इंपीरियल
इंपीरियल पोटैटो शोध संस्थान, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो कर लीजिएगा इसको। इंपीरियल पोटैटो शोध संस्थान कब खोला गया? 1843 में। और आपके पास यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टिहरी शांति रक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो परसों ही मैंने आपको बताया था टिहरी शांति रक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 28 अप्रैल 1947 को किया गया था, ठीक है। तो परसों इस क्वेश्चन को हम विस्तार से देख चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया है सकलाना विद्रोह, ठीक है, सकलाना विद्रोह, ठीक है, ये तो रक्षा अधिनियम था, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सकलाना विद्रोह कब होता है, ठीक है, विद्रोह तो 100 से सकलाना और 100 से 47, ठीक है, 1947 में सकलाना विद्रोह। और कीर्तिनगर कांड आता है, कीर्तिनगर कांड, ठीक है, कीर्तिनगर कांड कब हुआ था? कीर्तिनगर कांड आपका हुआ था, कीर्तिनगर कांड ये 1948 में हुआ था। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इस चीज को आपको लिखना है, कीर्तिनगर कांड कब हुआ था, ये आपका ये हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, ठीक है। 38 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्य की प्रथम राजकीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान की स्थापना। तो राज्य का जो प्रथम आयुर्वेदिक शोध संस्थान है, ठीक है, प्रथम आयुर्वेदिक शोध संस्थान की स्थापना कहां पर हुई थी? तो यहां पर इसकी तो पहले स्थापना पूछ रहा है ना, राज्य प्रथम राजकीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर ईयर पूछ रहा है, ईयर तो 2008 हो जाएगा। और कहां पर स्थित है पूछेगा, तो श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। प्रथम राजकीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान आयुर्विज्ञान है, ठीक है, ठीक है, आयुर्वेदिक नहीं यार, आयुर्विज्ञान शोध संस्थान है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से लाइट वगैरह चमक रही है ना, तो थोड़ा सा ऐसे दिखने में विजिबिलिटी कम हो जाता है। आयुर्विज्ञान, ठीक है, आयुर्विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? श्रीनगर में, जिसकी स्थापना होती है 2008 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। उत्तराखंड के किस स्थान पर 1912 में टीबी सेंटोरियम खोला गया? तो किस स्थान पर 2012 में आपका 1912 में टीबी सेंटोरियम खोला गया? आप भली तरीके से विख्यात है भवाली, यानी मैं बात कर रहा हूं भवाली कहां पर है? नैनीताल, ठीक है, नैनीताल जिले के भवाली में क्या है? टीबी सेंटोरियम खोला गया था 1912 में। यही आपको बताया मैंने। 1843 में पशु चिकित्सा संस्थान खोला था, 1893 में किसने? अल्फ्रेड लिंगार्ड ने। और 1843 में ही यहाँ पर क्या खोला गया था? आलू चिकित्सा शोध संस्थान, ठीक है, 1943 में, ठीक है। इंपीरियल पोटैटो रिसर्च सेंटर 1943 में, ठीक है, 1943 में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोला गया था। 1893 में पशु चिकित्सा संस्थान खोला गया था अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। और पंतनगर, ठीक है, पंतनगर में क्या है? सी मैप, बार बार कराता हूँ, सी मैप कहाँ पर है? पंतनगर एंड बैजनाथ, ठीक है, बैजनाथ में, बैजनाथ और पंतनगर में क्या है? सी मैप है, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है और आगे बढ़ना है इस चीज के लिए, ठीक है। और देहरादून, ऑप्शन ए देहरादून आपको दिख रहा होगा, देहरादून में क्या है? FRI, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, स्थापना पूछेगा, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी और 2006 में इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए थे, ठीक है। FRI कहाँ पर है? देहरादून में है और 1906 में इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, राज्य में युवकों को स्वावलंबी बनाने व प्रशिक्षण देने हेतु उत्तराखंड कौशल विकास मिशन कब शुरू किया गया? तो ठीक है, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन। तो कौशल विकास मिशन अगर आपने सुना होगा, केंद्र में भी शुरू किया गया था, किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा, ठीक है, मोदी जी के द्वारा केंद्र में शुरू किया गया था। इसी की तर्ज पर उत्तराखंड को युवाओं को स्वावलंबी बनाने और प्रशिक्षण देने हेतु स्वावलंबी, ठीक है। अब 2016 देखेंगे ना, तो ये अगर मोदी ने शुरू किया है 2016 में, तो बीजेपी सरकार थी नहीं, ठीक है, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 2016 में कौन थे मुख्यमंत्री? हरीश रावत जी, ठीक है, हरीश रावत जी क्या थे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब 2017 नवंबर बचता है। अब आपने पढ़ा होगा तभी आपका आंसर करेक्ट हो पाएगा, तो इसका नवंबर 2017 हो जाएगा। ये हमारे उत्तराखंड के रोजगार मुख्यमंत्री, जिनके टाइम में क्या हुआ? उत्तराखंड में बेरोजगारी दर माइनस में चली गई थी, युवाओं को घर से पकड़कर रोजगार दिया जा रहा था, ठीक है। त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल में ये योजना शुरू की गई, उत्तराखंड कौशल विकास। और जब वो चुनकर आते हैं, ठीक है, तो चुनकर आपको पता है मार्च में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं उत्तराखंड में, रिजल्ट वगैरह आता है, तो अप्रैल में तो योजना शुरू हो ही नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप रिलेट भी करते हैं ना, हमेशा से बोलता हूं एलिमिनेशन मेथड, तो 2019 में क्या हुआ? नवंबर 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा उत्तराखंड कौशल विकास मिशन शुरू किया गया, युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। राज्य का प्रथम सरकारी व्यावसायिक डिग्री कॉलेज कहां बनाया गया? तो राज्य का ठीक है, तो राज्य का आपको यहां पर बताना है, राज्य का प्रथम सरकारी व्यावसायिक डिग्री कॉलेज कहां पर बनाया गया? तो यहां पर ना ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको पता होगा, दौरहाट अल्मोड़ा, यहां पर क्या है? कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा, इसको कहा जाता है BTKIT, ठीक है, BTKIT,
ठीक है, BTK-IIT द्वारहाट, ठीक है, जो हमारा राज्य का इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये कहाँ पर हो जाएगा, कुमाऊं में। घुड़दौड़ी में भी आपको पता है, घुड़दौड़ी में भी क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। और घुड़दौड़ी में जो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होती है, कब होती है, 1987 में यहाँ पर कॉलेज की स्थापना होती है। और 1987 में और 1991 से यहाँ पर क्या होता है, पढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्लासेज जो होती हैं 1991 से शुरू होती हैं, लेकिन स्थापना पूछेगा 1987 में। लेकिन प्रथम सरकारी व्यावसायिक डिग्री कॉलेज में बताना था कहाँ पर है, तो ये पैठाना पौड़ी में हो जाएगा। ठीक है, पैठानी पौड़ी में ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, पौड़ी जनपद में स्थित हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैठानी पौड़ी में हो जाएगा, ये चीज नोट करनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ठीक है, नैलग्राम रामगंगा घाटी से महाश्म संस्कृत के 73 कपमार्क्स की खोज किसने की? तो नैलग्राम रामगंगा घाटी महाश्म से संस्कृत ताम्र कपमार्क्स की खोज किसने की? तो ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लगातार मैं आपको क्लासेस में करा रहा हूँ। पश्चिमी रामगंगा की घाटी की खोज किसने की थी? तो यशोधर मठपाल ने की थी। ठीक है, क्या की थी इन्होंने, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी रामगंगा घाटी के शोध घाटियों के कपमार्क्स किसने खोजे थे? तो यशोधर मठपाल ने खोजे थे, जहां से 73 कपमार्क्स प्राप्त हुए थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, डॉक्टर कठौत जी, इन्होंने क्या करा था, नयार नदी या प्लस अलकनंदा घाटी के कपमार्क्स खोजे थे। ठीक है, नयार प्लस अलकनंदा घाटी, अलकनंदा घाटी के कपमार्क्स खोजे थे। ठीक है, या फिर इन्होंने क्या करा था, झालीमाली देवी। ठीक है, ये नहीं का आता है झालीमाली देवी। ठीक है, झालीमाली देवी से जो कपमार्क्स खोजे थे वो किसने खोजे थे? डॉक्टर कठौत ने खोजे थे। ठीक है, अजय रावत जी से क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड यूके एसएससी जब पेपर बना रहा है तो इस चीज को आपको नोट करना पड़ेगा। जो यूके एसएससी है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाता है। थोड़ा सा उत्तराखंड हिस्ट्री जो है अजय रावत से क्लियर करके जाइएगा। एमपी जोशी, ठीक है, एमपी जोशी आपको पता है, एमपी जोशी ने क्या करा था? ठीक है, और यहीं पर आपके साथ साथ आपको पता है ऑप्शन डी आपका शिव प्रसाद डबराल जी। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में क्या करा था? मलारी के सभागान। ठीक है, मलारी के सभागान की खोज किसने करी थी? शिव प्रसाद डबराल जी ने। ठीक है, और 1956 में ये करे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ईयर काट लीजिएगा यार, ईयर पे मैं थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, ईयर आपको फिर कभी करा दिया जाएगा। तो मलारी के सभागान किसने करे थे? शिव प्रसाद डबराल जी ने करे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जाखन देवी अल्मोड़ा से क्षेत्र के किस जाति का निवास की पुष्टि होती है? तो परीक्षावाणी में साफ साफ है, जाखन देवी अल्मोड़ा से क्या होती है? यक्षों की पुष्टि होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नाग। ठीक है, नागवंशिका में कहां से होती है? बैरी नाग। ठीक है, बैरी नाग कहां पर हो जाएगा? बैरी नाग आपका बैरीनाग पिथौरागढ़ से स्थित है। ठीक है, यहाँ से नाग वंशों की हमें जानकारी मिलती है और नाग देवताओं के बहुत ज्यादा मंदिर कहाँ पर है? बैरीनाग पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ आपको बताना है। उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग अधिनियम जो पारित हुआ था ये 2005 में हुआ था। ठीक है, हमारी जो महिला अध्यक्ष है, ठीक है, वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ठीक है, वर्तमान जो महिला आयोग की अध्यक्ष लिखिएगा, ये है कुसुम कंडवाल जी। ठीक है, और कुसुम कंडवाल जी हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 सदस्य होते हैं टोटल। ठीक है, मतलब तीन लोग होते हैं टोटल, 2 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 2 उपाध्यक्ष और 1 अध्यक्ष। ठीक है, 1 अध्यक्ष आपको बता दिया है कौन है, और 2 उपाध्यक्ष कौन होते हैं? एक तो कुमाऊं से होते हैं। ठीक है, एक आपके कुमाऊं से होते हैं, एक आपके गढ़वाल से होते हैं। ठीक है, 2 उपाध्यक्ष और 1 अध्यक्ष होते हैं, और 3 लोग इसमें टोटल होते हैं। वर्तमान कौन है? कुसुम कंडवाल जी इसकी अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, राज्य की किस गुफा को त्र्यंबका गुफा के नाम से जाना जाता है? तो कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, यूएनए वाली क्लास, करंट अफेयर वाली क्लास, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। लाइव वाली सेशन में यूट्यूब में जाइएगा, लाइव वाले सेशन में जाकर। जो त्र्यंबका गुफा है ये किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो आपके पास पांडवखोली गुफा को कहा जाता है। त्र्यंबका गुफा जो कि स्थित है कहां पर आपको पता है, ये कहां स्थित है? द्वारहाट। ठीक है, द्वारहाट अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगी त्र्यंबका गुफा या पांडवखोली गुफा। जाइएगा काफी। ठीक है, वहां पर बहुत अच्छा है घूमने के लिए पांडवखोली में। यहीं पर क्या है आपका दूनागिरी मंदिर है स्थित है। ठीक है, इसी से थोड़ा सा पास में जाएंगे, द्वारहाट में ही दूनागिरी मंदिर स्थित हो जाएगा आपका। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा आपको दिख रही होगी, ये कहां पर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है,
पिथौरागढ़ में ये स्थित हो जाएगी। और स्वधम गुफा कहाँ पर है, ये भी पिथौरागढ़ में, ठीक है। स्वधम सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में हो जाएगी। स्वधम या सुमेरु या पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। और श्रृंगी गुफा कल आपको कराया है, ये हो जाएगी उत्तरकाशी स्थित, ठीक है। उत्तरकाशी स्थित क्या हो जाएगी आपकी, श्रृंगी गुफा, ठीक है। एक आता है आप पे व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, ठीक है। व्यास, ठीक है, मुचकुंद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पिछली बार एग्जाम में, मुचकुंद, ठीक है। मुचकुंद, व्यास मुचकुंद या गणेश गुफा, ये कहाँ पर है, ठीक है, गणेश, ठीक है। ये गणेश गुफा कहाँ पर है, व्यास मुचकुंद या गणेश गुफा कहाँ पर है, तो आपको बताना है। ये स्थित हो जाएंगी आपकी बद्रीनाथ के पास, ठीक है, बद्रीनाथ के पास, ठीक है। ये चीजें नोट करनी है क्योंकि अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है गणेश गुफा का है, व्यास गुफा का है, या तीनों गुफाएं दे देगा, निम्नलिखित में से बद्रीनाथ में स्थित नहीं है, ये 3 दे देगा, चौथा आपको श्रृंगी दे देगा, तो आप घूम जाएंगे, तो पता होनी चाहिए। एक आता है आप पे शंकर गुफा कहाँ पर है, ठीक है। शंकर गुफा अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो शंकर गुफा कहाँ पर जाएगी, देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में। ये सभी चीजें नोट करनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर हल्का सा ऑप्शन के साथ जाना था, ठीक है। तो ज्यादातर जोशी वगैरह ना संग्रहालय या फिर जो चीजें हैं ये अल्मोड़ा जिले में ही स्थित होती हैं, तो ऑप्शन डी हमारा ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा में ही क्या है, जीबी पंत संग्रहालय, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी का संग्रहालय, ठीक है। और जिम कॉर्बेट का संग्रहालय आपको बताया, जिम कॉर्बेट म्यूजियम, ठीक है। जिम कॉर्बेट म्यूजियम कहां पर स्थित है, तो काला ढूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट म्यूजियम स्थित हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। हिंडोला व मस्तानी चित्रों का चित्रण किसके द्वारा किया गया, तो हिंडोला व मस्तानी चित्रों का चित्रण किसके द्वारा किया गया। आपको पता होगा हिंडोला व मस्तानी का चित्रण जो हमारे राज्य के प्रमुख चित्रकार रहे हैं मौला राम जी, जिनका जन्म होता है, ठीक है, जिनका जन्म होता है 1743 में इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है इनकी 1833 में। मौला राम जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज इनके बारे में पता होनी चाहिए। देखिए यूपीएससी ना ऐसा आयोग है, इन्होंने पूछ लिया था मौला राम के पिता का नाम क्या था। अब आप देखिए ना, जब उनके पिता का नाम पूछ सकता है तो उनका जन्म तो उसके लिए क्या चीज है, क्योंकि वो तो मौला राम से, ठीक है। तो इस चीजों को थोड़ा सा गहराई से समझना है। मौला राम ने क्या चलाया था, मनमत पंथ चलाया था, ठीक है, मनमत पंथ, ठीक है। और ये क्या थे, मनमत पंथ इन्होंने चलाया था। और ये क्या थे, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत हिंदी, ठीक है, संस्कृत हिंदी और संस्कृत हिंदी तथा ये फारसी के विद्वान थे, ठीक है। संस्कृत हिंदी और फारसी के विद्वान थे, ठीक है, विद्वान, ठीक है। मौला राम के बारे में बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं के साथ साथ इनकी रचनाएं किस में लिखी गई है, इनकी ज्यादातर रचनाएं ज्यादातर इनकी लिखी गई है ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं लिखी गई है। और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी हो जाएगी, आपको बताना है। मौला राम की जो श्रेष्ठ रचना है गढ़ राजवंश, ठीक है, श्रेष्ठ रचना कौन सी है इनकी, रचना गढ़ राजवंश, ठीक है, गढ़ राजवंश। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है मौला राम के द्वारा, गढ़ राजवंश, ठीक है। और मौला राम के बारे में क्वेश्चन आता है, इनके चित्रों को किसने प्रसिद्ध करा, तो इनके चित्रों को बैरिस्टर मुकुंदलाल ने प्रसिद्ध करा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, टिहरी प्रशासन में गोलाधार होता था, तो टिहरी प्रशासन में जो गोलाधार होता था, ठीक है, आपको बताना है टिहरी प्रशासन में गोलाधार क्या होता था, ये राजधानी की सुरक्षा का अधिकारी होता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आपने पढ़ा होगा चणु, ठीक है, चणु क्या होता था, चणु होता था तीव्रगामी संदेशवाहक, ठीक है, तीव्रगामी, ठीक है, तीव्रगामी संदेशवाहक, ठीक है, तीव्रगामी संदेशवाहक क्या कहा जाता था, इसको चणु कहा जाता था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आता था दफ्तरी, ठीक है, दफ्तरी क्या होता था, आय व्यय का अधिकारी, दफ्तरी क्या होता था, आय व्यय का अधिकारी, ठीक है। ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, दफ्तरी क्या था, आय व्यय का अधिकारी था। एक राजा के बाद जो टिहरी रियासत में राजा के बाद जो प्रमुख पद होता था, पूछा गया था टिहरी रियासत में राजा के बाद जो प्रमुख पद होता था उसे क्या कहा जाता था, जो राजा के बाद प्रमुख पद होता था उसे कहा जाता था दीवान, ठीक है। नोट करके लिखेंगे कि जो टिहरी राजवंश में राजा के बाद जो प्रमुख पद होता था उसे क्या कहा जाता था, टिहरी राजवंश में दीवान कहा जाता था। इस चीज को आपको लिखना है। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, स्वर्गारोहिणी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है स्वर्गारोहिणी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो ये यूकेपीएससी हो यूकेएसएससी हो, पर्वतों की ऊंचाई जरूर पूछता है, ठीक है। तो आपको बताना है स्वर्गारोहिणी पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो
62 क्या है, 62 स्वर्गारोहिणी पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी। और आप पे आता है एक सबसे बड़ा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 7816। ठीक है, अब 17 भी मिलता है, लेकिन आयोग में क्वेश्चन आया हुआ है तो आयोग ने एक बार 16 आंसर दिया था। ठीक है, तो यहां पर अगर ऑप्शन में 16 17 में से कुछ भी देता है तो आप दोनों में से कुछ भी मार सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 16 देता है तो 16 के साथ जाना है, वहां पर ये नहीं ढूंढना है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 16 उसने माना हुआ है एक एग्जाम में। तो 7816 क्या है, राज्य की नंदा देवी पर्वत की चोटी है, जो कि सबसे ऊंचा है। यहीं पर अगर मैं बात करूं कामेत पर्वत, ठीक है, कामेत पर्वत की कितनी है, तो 7756 कामेत की हो जाएगी। त्रिशूल की पूछी जाती है, ठीक है, त्रिशूल की पूछी जाती है, त्रिशूल की हो जाएगी 7120 हो जाएगी। और माणा की कितनी है, माणा की पूछी जाती है तो माणा की हो जाएगी 72। तो अगर आपको सभी याद नहीं है, लगभग आपको टॉप 10 या टॉप 15 तो याद होनी चाहिए। ठीक है, टॉप 15 और टॉप 10 और बाकी 4 धामों की आपको ऊंचाई क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सभी लिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश हम ये करते हैं 8 से 10 आपकी डेली अलग अलग कवर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। और ऑप्शन यहां पर अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सी ऑप्शन 6400 किसकी है, यमुनोत्री की। ठीक है, यमुनोत्री, ठीक है, 6400 किसकी हो जाएगी, यमुनोत्री की हो जाएगी। यही के साथ साथ आपने सुना होगा गंगोत्री। ठीक है, तो ऑप्शन डी में आपको दिख नहीं रहा है शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, गंगोत्री, 6672। ठीक है, 6672 क्या हो जाएगा, गंगोत्री की हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 हम पे है, किस पवार शासक के द्वारा अष्टकोण रजत मुद्राएं जारी की गई। तो अष्टकोणीय रजत मुद्राएं, ठीक है, अष्टकोणीय रजत मुद्राएं किस पवार शासक के द्वारा जारी की गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फतेह शाह ने क्या करा था, अष्टकोणीय रजत मुद्राएं जारी की थी। एक क्वेश्चन आप पे आता है, 100 मुद्राएं चलाने वाला पवार शासक। ठीक है, 100 मुद्राएं, 100 नहीं, 100 मतलब खुद की मुद्राएं। ठीक है, स्वयं जो जिसने सबसे पहले मुद्राएं चलाई थी, 100 मुद्राएं। ठीक है, 100 मुद्राएं चलाने वाला पवार शासक ये कौन था, लखनपाल। ठीक है, लखनपाल ये हो जाएगा। 100 मुद्राएं चलाने वाला पहला शासक पूछेगा तो लखनदेव। ठीक है, लखनदेव हो जाएगा, लखनपाल नहीं यार। ठीक है, लखनदेव करिएगा, 100 मुद्राएं चलाने वाला शासक लखनदेव हो जाएगा। और यहीं पर फतेह शाह के बारे में आप भली भांति विख्यात है। फतेह शाह के दरबार में क्या थे, 9 कवि रहते थे। ठीक है, 9 कवि गढ़वाल परमार वंश में किसके दरबार में रहते थे, तो फतेह शाह के दरबार में रहते थे। इन्हीं की संरक्षिका कौन थी, फतेह शाह की संरक्षिका। ठीक है, संरक्षिका पूछी जाती है। फतेह शाह की जो संरक्षिका थी तो महारानी कटौची इनकी क्या थी, संरक्षिका थी, महारानी कटौची इनकी संरक्षिका हो जाएंगी। ठीक है, फतेह शाह की। और फतेह शाह को ही क्या कहा था, मतीराम ने शिवाजी से इनकी तुलना की थी। ठीक है, फतेह शाह की शिवाजी से तुलना, शिवाजी से तुलना किसकी की गई है, फतेह शाह की शिवाजी से तुलना। ठीक है, और किसने की थी, मतीराम ने। ठीक है, ये मतीराम बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें ना। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो आती हैं, पढ़ी हैं। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि किस पवार शासक की तुलना शिवाजी से की गई है। ठीक है, तो फतेह शाह की गई है। फतेह शाह की तुलना शिवाजी से किसने की थी, तो मतीराम ने की थी। तो ऐसे टाइप के ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और 1688 में इन्होंने क्या करा था, गुरु गोविंद सिंह वर्सेस सिरमौर के राजा थे, उनसे युद्ध करा था 1688 में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, भंगीड़ी का युद्ध। ठीक है, 1688 या 79 में इसका जिक्र आता है। इन्होंने क्या करा था, गुरु गोविंद सिंह और सिरमौर के राजा के बीच भंगीड़ी का युद्ध करा था। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। और आगे चलते हैं इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। झींवर नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। ठीक है, झांवर। तो आपको बताना है यहां पर झांवर नामक आभूषण किस कहां पहना जाता है। तो डेली आपको करा रहा हूं, झांवर कहां पहना जाता है, पैर में पहना जाता है। इसके अलावा पोंटा, ठीक है, पोंटा, इमरती तार। ठीक है, इमरती तार। तो अब तो मेरे को लग रहा है ना आपको उंगलियों पे याद हो गए होंगे आभूषण। जैसे मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं ना यहाँ पर, तो उंगलियों पर अगर आप लोग क्लास देख रहे होंगे तो उंगलियों पर आपको याद हो गए, इमरती तार हो गया, पोंटा हो गया, बिछुआ हो गया। ठीक है, बिछुआ। ठीक है, बिछुआ कहां पर पहना जाता है, बिछुआ भी पैरों पे पहना जाता है। गले में आपको पता है हमेल। ठीक है, हमेल या फिर हसूला। ठीक है, हसूला गले में पहना जाता है। चंद्रहार या रामनवमी। ठीक है, रामनवमी। अब रामनवमी क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रामनवमी क्या है। ठीक है, तो वहां पर त्योहार नहीं देगा, रामनवमी के साथ साथ दे देगा आभूषण है, भोजन है, खाना है, क्या है। तो रामनवमी क्या है, एक आभूषण है जिसी को कुमाऊं में, मतलब कुमाऊं में से रामनवमी कहा जाता है। वैसे क्या होता है, गुलबंद। ठीक है, गुलबंद। गुलबंद को ही कुमाऊं में क्या कहा जाता है, रामनवमी कहा जाता है। जो आजकल देखा होगा ना आपने टिकटॉक या रील, पहले से टिकटॉक बनाती थी, आजकल लड़कियां रील बना रही हैं, तो रील बनाने में काफी प्रयोग किया जाने वाला आभूषण क्या है, रामनवमी है। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं, रॉ से रील, रॉ से रामनवमी। और रील कौन बनाती है भाई, आपको पता ही है, कुमाऊं की आजकल बहुत सी लड़कियों ने अपना कैरियर जो है रील की तरफ
ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई भी कर रही है, वो भी अच्छी चीज है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रील बनाना भी जरूरी है, ठीक है। और कमर में पहनते हैं, आपको बताया था कमर तगड़ी, ठीक है। कमर तगड़ी किसमें पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। कत्यूरी वंश का वह राजा जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। तो कत्यूरी वंश का वह राजा कौन था जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, तो भूदेव के समय, ठीक है। भूदेव के समय क्या हुआ, कत्यूरी राजवंश में बौद्ध धर्म का विरोध हुआ था, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है। और लकुलिस तथा नटराज मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो इष्टगण देव ने, ठीक है। लकुलिस तथा नटराज मंदिर, ठीक है। नटराज मंदिर का निर्माण, ठीक है। मंदिर निर्माण किसने कराया था, ये कराया था इष्टगण देव ने। और इसी ने क्या करा था, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य, ठीक है। समस्त यूके को एक सूत्र में बांधने का कार्य किसने करा था, इष्टगण देव ने किया था। बार बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं, अब इसको कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और धरती के लिए 12 अवतार किसे बताया गया है, ललित सूर्यदेव को, ठीक है। धरती के लिए 12 अवतार, ठीक है, 12 अवतार, ठीक है। धरती के लिए 12 अवतार किसे बताया गया है, ललित सूर्यदेव को बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। वीर गुणज्ञ सुखद प्रज्ञा किस पवार शासक को कहा गया है। तो वीर गुणज्ञ सुखद प्रज्ञा किस पवार शासक को कहा गया है, तो ये कहा गया था सहजपाल को, ठीक है। सहजपाल के समय क्या था, ये बहुत ही मतलब अच्छा शासन माना जाता है, जो इसके शासन काल में जनता बहुत खुशी थी, ठीक है। जनता बहुत खुश थी, तो यहाँ पर इसको क्या संज्ञा दी गई कि प्रजा बड़ी खुशहाल रहती थी, इसलिए क्या कहा गया इसे, वीर गुणज्ञ सुखद प्रज्ञा किसे कहा गया, सहजपाल को कहा गया। सहजपाल के बारे में आपने सुना होगा, अकबर ने इसी के कार्यकाल में, ठीक है, अकबर द्वारा एक अन्वेषण दल भेजा जाता है गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए, ठीक है। गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए, ठीक है, पता लगाने के लिए, ठीक है। अकबर ने सहजपाल के कार्यकाल में क्या करा था, गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए एक अन्वेषण दल भेजा था, ठीक है। इसी के साथ साथ मानसा, आपको पता है तिब्बत पर इसने क्या करे थे, कई आक्रमण करे थे और स्वर्ण कलश वहां से छीन कर लाया था। क्वेश्चन आ जाता है तिब्बत पर आक्रमण कर स्व कलश छीनने वाला पवार शासक कौन है, मानसा है। और इसी ने क्या करा था, मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच 8 युद्ध होते हैं, आपको बताया मैंने परसों भी, अब रोज रोज नहीं बताना है क्योंकि आप लोग भी थोड़ा बोर हो गए होंगे उस चीज से कि 8 युद्ध करता है, ठीक है। 8वें युद्ध में लक्ष्मीचंद वर्सेस मानसा का होता है, खतर सिंह जिसमें मारा जाता है और वहीं से खतोड़ा बनाने की शुरुआत होती है। और बलभद्र शाह आपको भली बाती होंगे कि प्रथम पवार शासक जिसने अपने नाम के आगे शाह उपाधि धारण करी थी, ठीक है। कौन था, बलभद्र शाह था, ठीक है। और इन्हीं के बीच ग्वालदम का युद्ध होता है, ग्वालदम का युद्ध गरुड़ ज्ञानचंद और बलभद्र शाह के बीच, ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद और बलभद्र शाह के बीच क्या होता है कि ग्वालदम का युद्ध होता है, ठीक है। सॉरी, गरुड़ ज्ञानचंद नहीं, रुद्रचंद, ठीक है। तो रुद्रचंद होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर बलभद्र शाह और गरुड़, ठीक है। तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच क्या होता है, ग्वालदम का युद्ध होता है। और श्याम शाह को आपको पता है श्रीनगर में श्याम शाही बागान किसने लगाया था, श्याम शाह ने लगाया था। और इन्हीं के कार्यकाल में हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। सती प्रथा का उल्लेख किस पवार शासक से मिलता है, तो श्याम शाह से मिलता है। और इन्हीं के कार्यकाल में श्रीनगर में श्याम शाही बागान लगाया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। कैप्टन हडल्स्टन द्वारा किस स्थान पर चाय बागानों की स्थापना की गई। तो कैप्टन हडल्स्टन ने क्या करा था, चाय बागानों की स्थापना करी थी। तो आपको बताना है हडल्स्टन ने चाय बागानों की स्थापना कहां पर की थी, तो 1843 आपने पढ़ा होगा। कैप्टन हडल्स्टन क्या करते हैं, पौड़ी में चाय बागानों की स्थापना करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि पौड़ी में किसने करी थी चाय बागानों की स्थापना, हडल्स्टन ने करी थी, ठीक है। लक्ष्मेश्वर में किसने करी थी, फॉकनर ने, ठीक है। ठीक है, फॉकनर ने कहा करी थी, लक्ष्मेश्वर में करी थी। और ठीक है, एक आता है हम पे लक्ष्मेश्वर में तो फॉकनर ने करी थी, इसी के साथ साथ आप पे आता है जोन्स ने, ठीक है। तो जोन्स ने, ठीक है, भीम में बहुत जोश था और मिस्टर जोन्स ने कहां पर करी थी, भीमताल में। तो भीम से याद रख सकते हैं आप, भीम में क्या था, भीम में बहुत जोश था और जोश ने क्या करा, नैनीताल में चाय बागानों की स्थापना, सॉरी भीमताल में चाय बागानों की स्थापना करी। एक आता है हवाल बाग, ठीक है, हवाला बाग। हवाला बाग कहां पर हो जाएगा, ये आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। और यहां पर किसने करी थी, मेजर कॉर्बेट ने, ठीक है, मेजर कॉर्बेट ने यहां पर करी थी, मेजर कॉर्बेट, ठीक है। मेजर कॉर्बेट ने कहां पर करी थी, हवाला बाग में करी थी। और आता है दून में किसने करी थी, जेमिसन ने, ठीक है, देहरादून, ठीक है, देहरादून में किसने करी थी, जेमिसन ने, ठीक है, देहरादून में जेमिसन, देहरादून में किसने करी थी, जेमिसन ने करी थी चाय बागानों की स्थापना। पूछी जाती है यूरोपीय के समय चाय बागानों की स्थापना की गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर।
निम्न में से लिखित में से सुमेलित नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हमारा दुगनागिरी बागेश्वर सही है, गाजा टिहरी में हो जाएगा, बागपानी पिथौरागढ़ में हो जाएगा, बाराकोट गलत हो जाएगा। बाराकोट कहाँ पर स्थित है आपका? बाराकोट चंपावत, ठीक है, चंपावत में स्थित हो जाएगा। और उत्तरकाशी में कौन सा है? उत्तरकाशी में हो जाएगा आपका मोरी, ठीक है, मोरी उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। मोरी ब्लॉक कहाँ पर पड़ता है, या सॉरी ये कहाँ पर हो जाएगा? ब्लॉक है, मोरी ब्लॉक है, हाँ ये ब्लॉक, चलिए इसे काट ही दीजिए, छोड़िए, ठीक है, पूरी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो जनपद में तहसीलें, ठीक है, तहसीलें आपको बतानी है। ये तहसीलें कहाँ पर हो जाएगी? बाराकोट चंपावत में है, बागपानी पिथौरागढ़ में है, और गाजा टिहरी में हो जाएगा, दुगनागिरी बागेश्वर में हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। किस प्रागैतिहासिक स्थल की तुलना भीमटेक के चित्रों से की जाती है? तो परसों जीएस में क्वेश्चन आया था, भीमटेक गुफा कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है? भीमटेक गुफाएं हो जाएंगी। और यहीं पर क्या कहा गया है कि मतलब जो अच्छे खासे चित्रण है प्राग ऐतिहासिक काल के, ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड में भी तुलना की गई है भीमटेक गुफाओं से। आपको बताना है किस गुफा से की गई थी, तो अल्मोड़ा की लाखू गुफा, ठीक है। लाखू गुफा कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, जिसकी जो स्थित है सुयाल नदी के तट पर, ठीक है, सियाल नदी के तट पर स्थित हो जाएगा लाखू गुफा। पूछा जाता है, और लाखू गुफा की खोज कब हुई थी? एमपी जोशी के द्वारा 1968 में, ठीक है, 1968 में एमपी जोशी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसी की तुलना किससे की जाती है? कि भीमटेक चित्रों से की जाती है, अल्मोड़ा की लाखू गुफा, ठीक है। ग्वारखा गुफा कहाँ पर आपको पता है? चमोली में स्थित हो जाएगी ग्वारखा गुफा, ठीक है। फड़का-नौला और पेटशाल, ठीक है, फड़का-नौला आपको बताया था कि 1985, ठीक है, और 1989 में, ठीक है, इसकी खोज होती है। और दोनों की खोज कौन करते हैं? यशोधर मठपाल जी। यशोधर मठपाल जी क्या करते हैं? दोनों की खोज करते हैं, पेटशाल और फड़का-नौले की खोज करते हैं, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और चमोली, ऑप्शन ए आपका चमोली, अलकनंदा के पास कौन सा हो जाएगा? ग्वारखा गुफा, ठीक है, अलकनंदा, ठीक है। पूछा जाता है कहां पर स्थित है? अलकनंदा के पास ग्वारखा गुफा स्थित हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कश्मीर के बुर्ज होम जैसी समाधियों की, ठीक है, कश्मीर के बुर्ज होम जैसी समाधियों की स्थापना कहां से हुई, कहां से मिले हैं? तो देवीधुरा से, ठीक है, देवीधुरा, ठीक है। कश्मीर के बुर्ज होम जैसी समाधियों की स्थापना या कपमार्क्स कहां से प्राप्त हुए? देवीधुरा से, जिसका 1856 में किसने खोज करी थी? हेनवुड ने, ठीक है, हेनवुड ने इसकी खोज करी थी 1856 में देवीधुरा के कपमार्क्स की। और उन्हें क्या कहा जाता है? कश्मीर के बुर्ज होम जैसी वो हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। कीर्ति विलास नामक पुस्तक किसकी है? तो सदानंद डबराल जी की क्या है? कीर्ति विलास नामक पुस्तक, ठीक है। तो ये तो रटा है क्वेश्चन है कि कीर्ति विलास नामक रचना किसकी है? तो सदानंद डबराल की। एक आता है मनोदय काव्य, ठीक है, मनोदय काव्य, ये किसकी हो जाएगी? मनोदय काव्य आपसे पूछा जाता है। मनोदय काव्य हो जाएगा आपका रतन कवि की, ठीक है, रतन कवि की क्या हो जाएगी? रतन कवि की मनोदय काव्य हो जाएगी। इसी प्रकार से एक और आपसे पूछा जाता है कल्याण चंद्रोदय, किसकी हो जाएगी? कवि शिव की, ठीक है, कल्याण चंद्रोदय, ठीक है, कवि शिव की हो जाएगी, ठीक है, कवि शिव की हो जाएगी कल्याण चंद्रोदय, ठीक है। ये चीज आपको लिखनी है। और एक आप पे आता है रामायण प्रदीप, जो हो जाएगी मेधाकर शास्त्री की, ठीक है, रामायण प्रदीप मेधाकर शास्त्री, ठीक है, रामायण प्रदीप हो जाएगी मेधाकर शास्त्री, ठीक है। इस चीज को नोट करके लिखना, रामायण प्रदीप हो जाएगी मेधाकर शास्त्री, ठीक है, मेधाकर शास्त्री की, ये चीजें लिखनी है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा है, राज्य में रेशम कीट पालन एवं कुकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है? तो जनपद कह रहा है, ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा जनपद। अगर यहाँ पर जनपद पूछा है तो जनपद हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देहरादून के प्रेमनगर, ठीक है, प्रेमनगर। अब यहाँ पर अगर सबने ना प्रेमनगर पढ़ा हुआ है कि हम सभी को पता है रेशम उत्पादन का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रेमनगर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर प्रेमनगर दिया होता ना तो 90% लोग प्रेमनगर मार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जल्दीबाजी में करना होता है, प्रैक्टिस सेट कर उनकी गाड़ी छूट जाती है, उनका IPL का टाइम छूट जाता है। मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन यही बेसिक क्वेश्चन वो गलत करते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन गलत हो गया। जब जनपद पूछ रहा है तो ध्यान से पढ़ना है, जनपद देहरादून स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। हुल्का व ज्वाल्पा देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? आपको बताना है हुल्का और ज्वाल्पा देवी की जनजाति कौन सी पूजा करती है? तो बोक्सा जनजाति करती है हुल्का और ज्वाल्पा देवी की, ठीक है। और इन्हीं की बोक्साओं की एक देवी आती है चौमुंडा, ठीक है, चौमुंडा देवी किसकी हो जाएगी? चौमुंडा, ठीक है,
या फिर चैती, बालासुंदरी चैती, ठीक है। बालासुंदरी का मेला यहाँ पर लगता है ना, चैती का मेला, ठीक है। काशीपुर में स्थित बालासुंदरी मंदिर में चैती का मेला लगता है, बोक्साओं का सबसे बड़ा मेला हो जाएगा। और भोटियाओं का मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, भोटियाओं का क्या हो जाएगा, नंदा देवी पर्वत, ठीक है, नंदा देवी पर्वत हो जाएगा। बैगरैंग हो जाएगा, भूमियाल देवता हो जाएगा, ठीक है। भूमियाल देवता भोटियाओं के हो जाएंगे और बैगरैंग चिम किसके हो जाएंगे, भोटियाओं के देवता हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखेंगे। कुश कल्याण बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो आपको बताना है कुश कल्याण बुग्याल आपकी किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो कुश कल्याण बुग्याल किस जनपद में आपको बताना है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कुश कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी में। एक आता है हरकी दून, ठीक है। हरकी दून बुग्याल आपका कहां पर हो जाएगा, हरकी दून बुग्याल कहां पर है, ये भी उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। इसी के साथ साथ उत्तरकाशी में आपने देखा होगा कि हमारे हरकी दून, दयारा, गिडियार बुग्याल, ठीक है, दयारा गिडियार बुग्याल, ठीक है, गडियार बुग्याल, हरकी दून बुग्याल, ये सब कहां पर हो जाएंगे, चमोली जिले में, उत्तरकाशी में हो जाएंगे। चमोली में आता है बगजी, ठीक है, पबजी नहीं, बगची बुग्याल, जहां से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं। और यहाँ पर आपका आता है बगजी बुग्याल को 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर दिया गया था, कल यूएनए वाली क्लास में कराया था, संयुक्त रूप से पिंडारी बुग्याल, पिंडारी के साथ, ठीक है। पिंडारी कहाँ पर हो जाएगा, बागेश्वर में। एक आता है यहाँ से बेदनी बुग्याल, ठीक है, बेदनी जो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है, बेदनी बुग्याल भी चमोली जिले में स्थित हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ क्यारी बुग्याल भी चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और आपका टिहरी जनपद में पूछेगा तो रुद्रप्रयाग जनपद में पूछेगा कौन सा बुग्याल हो जाएगा, तो ब्रह्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग जनपद में हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। और टिहरी में पूछेगा तो खरसोली और खतिलिंग और जौराई, ठीक है, खतिलिंग और जौराई, ठीक है, खतिलिंग और जौराई बुग्याल ये कहां पर स्थित है, टिहरी जनपद में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। बगवाली पोखर का युद्ध ललित शाह व मोहनचंद के मध्य कब हुआ, ठीक है। तो बगवाली पोखर कहां पर पड़ता है, सबसे पहले तो बगवाली पोखर पड़ता है अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है, बगवाली पोखर। और यहाँ पर युद्ध होता है ललित शाह व मोहनचंद, ठीक है। तो ललित शाह यहाँ पर क्या करते हैं, मोहनचंद, ललित शाह को न्योता कौन देता है, हर्षदेव जोशी जी न्योता देते हैं ललित चंद को, ठीक है, ललित शाह जी को। ललित शाह कौन होते हैं, प्रद्युमन शाह के पिता होते हैं, ठीक है, जयकृत शाह प्रद्युमन शाह के पिता होते हैं। इन्हीं को न्योता कौन देता है, हर्षदेव जोशी देता है, आइए कुमाऊं पर आक्रमण करिए, यहाँ पर जो राजा है बहुत कमजोर है और अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित करिए। तो 1779, ठीक है, 1779 में ललित शाह क्या करते हैं, बगवाली पोखर में युद्ध करते हैं मोहनचंद के साथ। वहां पर मोहनचंद को हराकर पराजित कर देते हैं और अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद नाम से, प्रद्युमन चंद, ठीक है, प्रद्युमन चंद नाम से गद्दी पर बैठा देते हैं, ठीक है। और प्रद्युमन शाह क्या हो जाते हैं, एकमात्र शासक हो जाते हैं, पवार शासक, जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में राज करते हैं प्रद्युमन चंद नाम से। 1779 से ये क्या करते हैं, कुमाऊं की गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है, प्रद्युमन चंद। और हर्षदेव जोशी किसको पराजित करते हैं, ये पराजित करते हैं मोहनचंद को बगवाली पोखर के युद्ध में, जो कि हुआ था 1779 में। यहीं पर पराजित कर ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, ठीक है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में किस राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, तो राजशेखर की काव्य मीमांसा में किस राज्य शेखर की जानकारी प्राप्त होती है आपको बतानी है। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, करतरपुर की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, रुद्रमहालय त्रिशूल अभिलेख का सर्वप्रथम किसने स्थापित किया, तो रुद्रमहालय त्रिशूल अभिलेख सर्वप्रथम किसने स्थापित करा पूछेगा। तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, गणपति नाग ने, ठीक है, गणपति नाग। यहीं पर 4 नाग राजाओं का नाम उल्लेखित है, इन्होंने क्या करा था, रुद्रमहालय त्रिशूल अभिलेख का सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, ठीक है। इसमें 4 नाग राजाओं का नाम उल्लेख है। अशोक चल्ल क्या है आपको पता है, अशोक चल्ल से हमें क्या मिलती है, इनके आक्रमण की इसी अभिलेख से क्या मिलती है, अशोक चल्ल के आक्रमण की जानकारी मिलती है, जो कि त्रिशूल लेख में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो अब जीएस का सॉल्यूशन आ गया, तो जीएस का सॉल्यूशन भी जल्दी इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।